चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है वेक्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। तो स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपको वेक्टर जानना होगा कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते होंगे वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी हम अब पढ़ेंगे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, लिखा कैसे जाता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, किस तरह से मैग्नीट्यूड को लिखा जाएगा, किस तरह से डायरेक्शन को लिखा जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखा जाएगा। ये सारी चीजें आज हम लोग पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक्स पर आते हैं जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज वेक्टर। सभी को पता है वेक्टर क्या है, डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होगी। वेक्टर की डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली आता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, सभी को पता है कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पता होगा सभी को। कुछ लोगों को पता होगा अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी। तो वेक्टर को शो करने का तरीका है कि वेक्टर का आप नाम देंगे किससे, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से आप वेक्टर का नाम देंगे। सबसे पहले आप वेक्टर को नाम देंगे, नाम किस लेटर से देंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से आप वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, वेक्टर को दिखाने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए उसको नाम देना जरूरी है। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर मान लिया, कोई एक वेक्टर है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल लेटर ए से उसको डिनोट किया और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। इस तरह से एरो लगा देते हैं तो क्या बताता है वो, वेक्टर फॉर्म बताता है। यानी हम क्या क्या लिख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको वेक्टर ए। उसी तरीके से अगर हमें दूसरा कोई वेक्टर शो करना है तो हम उसको लिखेंगे वेक्टर बी, बी के ऊपर एरो लगा देंगे, इट शोज वेक्टर बी। अब हम जानते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से मैग्नीट्यूड को शो करेंगे और किस तरह से डायरेक्शन को शो करेंगे। तो देखो बेटा, वेक्टर जो है उसमें दो चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं भाई, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और साथ ही साथ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो दोनों की बात करते हैं किस तरह से शो किया जाता है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे शो किया जाएगा, मान लीजिए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को ऐसे शो किया जाता है, नोटेशन है ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए के मॉड को, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ वेक्टर ए कहा जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब ये मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे। तो वेक्टर ए का मॉड ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और डायरेक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो डायरेक्शन को लिखा जाता है ए कैप। ए के ऊपर एक टोपी बना दीजिए, ए के ऊपर एक ऐसे टोपी बना दिया ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं ए कैप। ए कैप इज ऑल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। A cap is also known as unit vector. Unit vector shows the direction of vector। या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड को दूसरा फॉर्म लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सिंपल आप ए लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए, ए लिख दीजिए। और ए कैप, ए इंटू ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, ये भी एक तरीका है लिखने का। यानी मैग्नीट्यूड को आप या तो मॉड के फॉर्म में लिखो या फिर किस फॉर्म में लिखिए, आप सिंगल ऐसे ही लिख दीजिए, उसके ऊपर कुछ भी मत लगाइए, वेक्टर ना लगाइए। अगर आप वेक्टर लगा देते हैं तो फिर आपको मॉड में लिखना जरूरी है अगर आप मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। बट अगर आप मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं, सिंपल ए भी लिख देते हैं तब भी वो सही है। तो दो तरीके हैं इसके मैग्नीट्यूड को लिखने के, या तो आप मॉडुलस फॉर्म में लिखिए। अगर आप मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे मॉडुलस फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप ए लिख करके छोड़ देंगे तो ये गलत होगा। अगर आप मॉडुलस फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको वेक्टर ए बनाना जरूरी है, ठीक है ना। ये वेक्टर ए बना दिया तो ये सही होगा, बट अगर हमने एक सिंपल ए लिख दिया तो ये गलत तरीका है, ये नोटेशन गलत नोटेशन माना जाता है। समझ में आ गया इतनी सारी चीजें।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से? कोई दिक्कत है? गुड। तो चलिए आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं? तो वेक्टर के बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अगर हमें पढ़ने बैठ जाएंगे तो कई सारे टाइप्स निकलेंगे, बट मेनली जो आपके बुक में दिए होते हैं, जो आपको यूज करना होता है अधिकतर, जो आपको डेली लाइफ में या आप जो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से लगाएंगे उन सब में जहां पर यूज होगा, उन वेक्टर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, पता है किसी को इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? यस, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। समझ में आ गया? ऐसा दो वेक्टर, ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर हम वेक्टर का नेगेटिव कर लें तो क्या होगा? बताओ भाई, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब, अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, अगर ऐसा है तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। एक वेक्टर का नेगेटिव कैसे वेक्टर निकलेगा? मान लो अगर हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ये होगा वेक्टर माइनस माइनस ए वेक्टर, ये इसका नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग हो जाए तो फिर वो क्या कहलाता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट। यूनिट वेक्टर पता है सभी को? यूनिट वेक्टर, हाँ मैग्नीट्यूड वन। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट वन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सॉरी मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। किसी वेक्टर का मॉडुलस क्या बताता है आपको? मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट भी हो सकती है डायरेक्शन। देखो इसमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। इक्वल वेक्टर और इक्वल वेक्टर थोड़ा सा अलग है। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए। कोलिनियर का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। दो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। डजंट मैटर देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल और नॉट, तो क्या कह सकते हो आप? इसको हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं। मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों पैरेलल तो है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। इसको कहेंगे कोलिनियर पैरेलल वेक्टर्स। और अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स। दोनों कोलिनियर तो हैं, दोनों कोलिनियर हैं, बट ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। अगर डायरेक्शन सेम तो पैरेलल, और डायरेक्शन सेम नहीं है तो फिर वो एंटी पैरेलल कहलाएगा।
ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं, बट आपको मेनली इतने टाइप्स जानने हैं। बाकी सारे टाइप्स बहुत सारे हैं, पढ़ते रहिएगा, बुक्स में दिया है, आप रेफरेंस बुक्स उठाइएगा, उसमें बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो पढ़ करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इतने आपके मेन मेन पार्ट्स होते हैं वेक्टर के। इतना समझ में आ गया हो तो मैं रफ करूं, आगे बढ़ूं फिर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कॉपी में हाँ लिख लो, मैंने नोट्स नहीं दी ना अभी वेक्टर की। तैयार है, नोट्स वैसे बनी हुई है मेरी, 11th क्लास की लगभग सारे चैप्टर्स की नोट्स है, फर्स्ट पेपर की, सेकंड पेपर की नहीं। सेकंड पेपर में पढ़ाऊंगा भी वैसे। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो वेक्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, वेक्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से स्टार्टिंग है बेटा। सबसे पहले हमें अच्छे से समझना होगा पोजीशन वेक्टर्स। जब पोजीशन वेक्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब हमें वेक्टर के बारे में बहुत सारे एप्लीकेशन समझ में आना स्टार्ट होंगे। पोजीशन वेक्टर अगर नहीं समझ में आता, ढंग से अच्छे से नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर आगे की टॉपिक्स को आपको समझना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है इस चैप्टर के टॉपिक्स को आप समझ जाओ, बट नेक्स्ट चैप्टर यानी रोटेशनल के टॉपिक्स आप बिना पोजीशन वेक्टर के समझे नहीं समझ सकते। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप पोजीशन वेक्टर के थ्रू ही समझ सकते हो। तो उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी वेक्टर की पोजीशन को डिफाइन करना, किसी पॉइंट के पोजीशन या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी अगर कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें कोई ना कोई ओरिजिन जरूर माननी पड़ेगी। वो ओरिजिन किस के ओरिजिन कहाँ होगी? ओरिजिन होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ थर्ड चैप्टर में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताया था मैंने। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है विथ डायरेक्शन, उसकी पोजीशन को डिफाइन करना क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। एंड इफ अ पॉइंट ट्रेवल्स या मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब वो मूव किया तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अगर उस डिस्प्लेसमेंट को विथ डायरेक्शन बता दिया जाए, देन इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मे भी समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इसका ओरिजिन है। मैंने कहा यहां पर एक पॉइंट P है, यहां पर एक पॉइंट P है, तो आप बताइए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P की पोजीशन क्या है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट P की पोजीशन क्या है? आप कहेंगे सर कि जो पॉइंट P है वो ओरिजिन से थीटा एंगल पर, ओरिजिन से थीटा एंगल पर, समझ में आ रहा है? ओरिजिन से थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर है, थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर है। भाई ये थीटा एंगल आपका 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। तो आप क्या करोगे? ओरिजिन से 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे और फिर कहोगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ओरिजिन से आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर लोगे। यही तो कहोगे ना आप। यानी हमने क्या बताया? बिना थीटा के नहीं बता, बिना थीटा के कैसे बता सकते बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं बताना है ना, वेक्टर फॉर्म में बताना है, विथ डायरेक्शन बताना है, हमें विथ डायरेक्शन बताना है।
अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी आप बता दोगे तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं 2 3 इस एक्सिस पर है। अब ये 2 3 कौन सी एक्सिस पर होगी? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, कैसे पता चलेगा? जरूरी नहीं है। देखो, एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैंने कहा ये 2 है, अब ये 2 एक्स एक्सिस के लिए है या वाई एक्सिस के लिए है? जिसको नहीं पता उसको कैसे बताओगे? उसको क्या बताओगे? कहोगे भैया 2i कैप और +3j कैप, ये कहोगे। आई कैप का मतलब, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन। यानी एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस पर 3 यूनिट्स। ये इसका स्केलर फॉर्म है और ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो स्केलर फॉर्म से अगर दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल स्केलर फॉर्म से दिखा सकते हैं, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें एंगल बताना जरूरी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो पोजीशन ऑफ वेक्टर का मतलब समझ में आ गया। किसी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करना with respect to the frame of reference, sorry, with respect to the origin of frame of reference is called what? Position vector. सॉरी शुक्ला, कुछ कहना चाह रहे हैं? लेफ्ट हो गया, हाथ रेज, हैंड रेज करके गायब। हाँ, ये न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं? लिखने का एक मेथड होगा, पोजीशन वेक्टर को लिखने का भी एक मेथड होगा ना भाई। पोजीशन वेक्टर को लिखने का एक मेथड होगा। क्या डिसेबल किए? नहीं, उसने हैंड रेज किया ना। हाँ, तो बताओ भाई, पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे? तो पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है बेटा, ओपी के ऊपर वेक्टर लगा दो। ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओपी के ऊपर क्या लगा दिया हमने? वेक्टर लगा दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर को शो करने का तरीका ये, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझाते हैं। इसी डायग्राम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा, थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। मान लीजिए एक पॉइंट जो है, एक पार्टिकल जो है इस समय पॉइंट पी पर है। कहां पर है? पॉइंट पी पर। तो किस तरह से ऐसे दिखाएंगे इसको? ऐसे एरो से दिखाते हैं ना। ये कहां से गया? ओरिजिन से पॉइंट पी पर। फिर पॉइंट पी से ये शिफ्ट होता है पॉइंट क्यू पर। यहाँ पर पॉइंट क्यू है और ये पार्टिकल कहां से गया? पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर गया है। देखो, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर गया। एरो देखना, एरो का ध्यान रखना। तो बताइए, इसकी फाइनल पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे हम? फाइनल पोजीशन कैसे डिफाइन होगी? फाइनल पोजीशन को डिफाइन करेंगे ओ से क्यू तक। ये तो डिफाइन करेंगे ना। फाइनल पोजीशन को ओ से क्यू तक डिफाइन करेंगे ना भाई। इनिशियल पोजीशन इसकी पी थी, तो ओपी इज द इनिशियल पोजीशन। पी से क्यू तक शिफ्ट किया, पी क्यू इज डिस्प्लेसमेंट एंड ओ क्यू इज द फाइनल पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, पी भी लिख दें। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर। सही है? अच्छा, पी क्यू अगर हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी टू क्यू लिखना है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ,
बेटा पी क्यू ही तो डिस्प्लेसमेंट है, हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहाँ डिस्प्लेसमेंट ओ क्यू है? इनिशियल पोजीशन क्या थी? फाइनल पोजीशन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पी क्यू की ओ क्यू? तो पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सही है। तो फाइनल पोजीशन क्या है भाई? फाइनल पोजीशन क्यू है ना, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस इनिशियल पोजीशन है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पी क्यू इक्वल टू क्या मिल गया? ओ क्यू माइनस ओ पी। ये समझ में आया? अगर ये बॉडी पी से क्यू तक गई है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अगर ये बॉडी क्यू से पी तक गई होती तब क्या होता फॉर्मूला? गुड, यही समझना था मुझे। ओपी माइनस ओ क्यू होता फॉर्मूला। समझ में आया? चलो, अगर हम इसको इधर ले आए, ओपी प्लस ओ पी क्यू हो जाएगा ये। अगर माइनस ओपी को इस साइड ले आए तो क्या बन जाएगा भाई? ओपी ओपी प्लस पी क्यू इक्वल्स टू क्या? ओ क्यू। तो आपने क्या सीखा? एक चीज आपको बहुत अच्छी सीखने को मिल गई कि देखो ओपी इस डायरेक्शन में गया ना, ओपी इस डायरेक्शन में गया, जहां पी खत्म हुआ है पी क्यू वहीं से शुरू हुआ है। अगर कोई वेक्टर हमें ऐसा दिख जाए, ये मान लो ओ है, ये ए है, और यहां से एक गया बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यानी ओ ए प्लस ए बी क्या होने वाला है? ओ ए प्लस ए बी क्या होने वाला है? ओ बी होने वाला है। और उसको शो ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे इसको, ओ बी होने वाला है। कैसे आया भाई? देखो बहुत आसानी से हमने सीख लिया कि यहाँ से देखो करना क्या है कि अगर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है तो ध्यान रखो पहले वाले का दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर ये दिख रहा है, पी दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ओ पी क्यू में पी दिख रहा है। ये दोनों कॉमन है। अगर ये दोनों कॉमन मिल जाएं, आपको ऐड करना हो और ये दोनों कॉमन मिल जाएं, तो इन दोनों को क्या कर देना है? गायब कर देना है। शॉर्ट फॉर्म तरीका है ये। क्या बचेगा? ओ क्यू आंसर बच जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म तरीका है। समझ में आया कुछ? अभी हम लोग जब पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स तो उसमें यही पढ़ना है। सीधे सीधे हमने यही पढ़ लिया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ लिया। दो वेक्टर को ऐड करना हमने सीख लिया कि दो वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं। हाँ हाँ, यही ट्रायंगल ऑफ एडिशन है। इतना समझ में आ गया हो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं आऊं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर। चलिए भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर को अब ऐड करना सीखते हैं, किस तरह से वेक्टर को ऐड करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के दो मेथड हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर जो पढ़ाया जाता है वो दो मेथड से पढ़ाया जाता है। एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड। कैलकुलस मेथड नहीं होता, ठीक है। तो दो मेथड से हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे दो मेथड से। पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड होगा एनालिटिकल मेथड, ठीक है। अब दोनों में हमें दो दो मेथड पढ़ना है। मतलब दोनों में ग्राफिकल मेथड में एक लॉ
ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम। इसमें हमें दोनों में दो दो मेथड पढ़ने हैं। ग्राफिकल मेथड से हम पढ़ेंगे दो मेथड, और एनालिटिकल मेथड से भी दो मेथड पढ़ेंगे, दो लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ होगा ट्रायंगुलर लॉ या ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये हमें पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड से भी दो टॉपिक पढ़ने हैं और एनालिटिकल मेथड से भी दो टॉपिक पढ़ने हैं। यानी टोटल हमारे पास कितने टॉपिक हो जाएंगे बेटा? 4 टॉपिक हो जाएंगे। यानी 4 तरीके से हमें गाइड करना सीखना है। तो चलें स्टार्ट करें। ग्राफिकल मेथड बताएं पहले। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है। ग्राफिकल मेथड जो अभी हमने पढ़ा, इस साइड जो मैंने अभी समझाया था, जो डायग्राम बना करके समझाया था, सेम वैसे ही आपको करना है। चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ट्रायंगुलर लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इफ टू वेक्टर्स, स्टेटमेंट है, ट्रायंगल लॉ पढ़ा रहा हूं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented by two adjacent sides of a triangle taking in same order, then the resultant of these vectors is represented by third, हाँ नहीं, बाद में, आज वेक्टर पढ़ाना था मुझे। देखो ये स्टेटमेंट देखो, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle taking in same order, then the resultant of these vectors is represented by third side of a triangle taking in reverse order। ये है स्टेटमेंट। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं और उसका ये स्टेटमेंट है। अब देखो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, इसी के फॉर्म में किस तरह से आप ड्रॉ करोगे, किस तरह से वेक्टर को सॉल्व करोगे, ये देखिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है जो इस तरह से दिखाया गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये वेक्टर ए है। और ये एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, if two vectors can be represented by two adjacent sides of a triangle, यानी हमें ट्रायंगल के दो साइड क्या बता रहे हैं? if two vectors can be represented, अगर दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकें किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड से, टेकिंग इन सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में लेते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? वेक्टर ए ड्रॉ करना है। वेक्टर ए आपने ड्रॉ कर दिया और वेक्टर ए जहां से खत्म हुआ है वेक्टर बी को वहीं से शुरू करना है। तो वेक्टर बी को हमने वहीं से शुरू कर दिया, डायरेक्शन वही रखनी है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना वेक्टर बी की, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन आपको यही रखनी है जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जैसे दिया था उतना ही मैग्नीट्यूड और वैसे ही डायरेक्शन हमने वेक्टर बी की ड्रॉ कर ली। ये देखिए वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल की थर्ड साइड बनानी है टेकिंग इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है। रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करने का मतलब, टेकिंग ऑन रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बी जहां खत्म हुआ है वहां से रिजल्टेंट स्टार्ट नहीं करना है। रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट करना है? रिवर्स ऑर्डर में।
रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि इस ऑर्डर में इस तरीके से स्टार्ट करना, ऐसे बनाना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। किसका रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर हमें बी प्लस ए फाइंड करना हो तब क्या करेंगे, अगर हमें बी प्लस ए फाइंड करना हो तब क्या करेंगे, रफ करें इसको, स्टेटमेंट रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अरे बेटा ले लो, और क्या, स्क्रीनशॉट तो लेते रहो ना। अरे नोट्स भेज देंगे इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम लोग पढ़ते नहीं करोगे। अरे बाप रे आलसी आदमी। हाँ, नोट्स में तो रहेगा बेटा। आज कुछ नई नई आवाज सुनने को मिल रही है, नई नई आवाज सुनने को मिल रही है। आयुषी, अच्छा। अच्छा अच्छा, तो चलो अगर हमें बी प्लस ए करना हो तब कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें ए प्लस बी करना था तो हमने ए से स्टार्ट किया था। अगर हमें बी प्लस ए करना होगा तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, बी ड्रॉ करेंगे। तो बी ये डायरेक्शन हो गया भाई, बी हो गया ये, हमने बी ड्रॉ कर लिया। फिर क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में लेना है, यानी बी जहां से खत्म हुआ है ए को वहीं से स्टार्ट करना है। ए की डायरेक्शन ये है, तो ए की डायरेक्शन ये थी, हमने ए यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ये बन गया ए वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कहां से बनेगा बेटा, इनका रिजल्टेंट बनेगा यहाँ से, बी से लेकर के ए तक बनेगा। यानी शुरुआत कहां से होगी, बी से शुरुआत होगी, ए से शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना है। ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यहां पर देखो बहुत अंतर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों डिफरेंट है कि सेम है। बोलो भाई, ए प्लस बी और बी प्लस ए अलग अलग है कि सेम है। क्यों अलग अलग है, बता सकती हो। अरे बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर हैं। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स पढ़े थे। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होती है, सेम होती है। तो ये देखो, ये वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी तो सेम है। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम तो आ रही है। तो कहाँ ए प्लस बी और बी प्लस ए अंतर है, यानी वेक्टर क्वांटिटी में भी ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है। समझ में आया। इट मींस ये किस लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है वो किस लॉ को फॉलो करता है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको कौन सा लॉ कहते हैं, नहीं पता। इसको कहते हैं बेटा क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको कहते हैं क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है तो उसको कहा जाता है क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर जो है वो क्यूमुटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं। यानी वेक्टर जो है वो क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्यूमुटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता। हाँ, कहाँ चेंज हो रही बेटा, आर की डायरेक्शन देखो, आर की डायरेक्शन ये है, और इसमें भी आर की डायरेक्शन यही तो आ रही है, दोनों में आर की डायरेक्शन सेम तो है। अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो पैरेलल ही तो मिलेगा ना, इसको आगे बढ़ाओ, देखो दोनों आर और ये आर पैरेलल ही तो है भाई मेरे। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन और ये लाइन सेम एंगल पे तो होगी, सेम एंगल तो होगा, तो डायरेक्शन तो इक्वल हो गई ना। समझ में आया, चलो बढ़िया।
तो आज का टॉपिक समझ में आ गया। कल हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का एनालिटिकल मेथड से ऐड करना सीखेंगे। क्योंकि आज टाइम बचा नहीं है, खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए से मैं ओवर कर रहा हूँ। नोट्स? यार तुम लोग तो एकदम से चढ़ बैठते हो भाई, जीने नहीं दोगे मुझे। नोट्स जल्दी भेज देंगे, बनी हुई है नोट्स, बस भेजना भेजना है। नोट्स तो बनी हुई है। और जहां तक रही क्वेश्चंस की बात, बता देंगे। तुम्हारा क्वेश्चन यार डिलीट हो गया वैसे, फिर से सेंड कर दोगे? क्योंकि कल मैं अपनी मेमोरी खाली कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्क हो गया था मेमोरी में, तो उसको खाली करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो डिलीट हो गए। तो मतलब आज सेंड कर देना। मैं बहुत जल्दी उसका एक वीडियो बनाऊंगा, दो वीडियो, तो मुझे एक वीडियो बनाना है जिसमें दो क्वेश्चन बताने के, हिमांशी वाला जो क्वेश्चन था, एक तुम्हारा जो क्वेश्चन। वो आ गया क्वेश्चन वाला? हाँ, समझ में नहीं आया था। चलो, नहीं उसका और कोई मेथड, उसका एक ही मेथड है बेटा, क्या करेंगे उसको। चलो, ओवर करते हैं क्लास आज की, टाइम हो रहा है वैसे भी। ठीक है, चलिए, जय हिंद। आराम करिए।